आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी महिला जिन्होंने कम संसाधनों में भी अपनी प्रतिभा की बेमिसाल कहानी दी है। जहां एक और चीड़ की पत्तियां पहाड़ में परेशानी का सबब बनी हुई है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने इन पत्तियों से बना दिए खूबसूरत उत्पाद। स्वरोजगार से जुड़ी इस प्रेरणादायक कहानी को ज़रूर देखें और शेयर करें इस वीडियो को। हेलो हाय नमस्कार। पहला हमारे सभी उत्तराखंड वासियों को और हमारे सभी रानीखेत वासियों को। मैं मनीष सद्भावना, टीम हेलो रानीखेत से। जब भी आप लोग के बीच में आते हैं तो लेके आते हैं उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार को या फिर लोकल के किसी टैलेंटेड पर्सन को। आज जो कहानी आप लोग के बीच में लेके आया हूँ, ये कहानी है हमारे रानीखेत से 10 किलोमीटर आगे तारीखेत की। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है मंजू शाह जी की। वैसे तो मंजू शाह अध्यापिका है और एक गृहिणी है, लेकिन मैं हमेशा से कहता हूँ जब तक कि आप एक सामान्य लाइफ जीते हैं तब तक आपको सिर्फ आपका विभाग जानता है या फिर आपको आपका सिर्फ परिवार जानता है। लेकिन जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, कुछ बड़ा सपना देखते हैं और उसे साकार करते हैं अपनी मेहनत से, तो उस वक्त आपको पूरा शहर जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है और आप प्रेरणा की स्रोत बन जाती है आने वाले युवाओं के लिए। ऐसी ही कहानी आप लोग के बीच में लेके आया हूँ मंजू शाह जी की। जहाँ एक और पहाड़ों में संसाधन बहुत कम थे, लेकिन बावजूद उन्होंने कम संसाधनों से भी कुछ बड़ा सोचा और उसे साकार करा और प्रेरणा स्रोत बन गई हम सबके लिए। जिन्होंने पहाड़ में चीड़ के पेड़ थे, चीड़ के पेड़ों से गिरने वाले पिरू, इन सबको कलेक्ट किया और बना दिए एक से बढ़कर एक अट्रैक्टिव सामान। तो आइए बातचीत करते हैं मंजू शाह जी से। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ढेर सारी बधाइयां आपको कि आपके प्रोडक्ट मार्केट में इतने ज्यादा चर्चित हैं और लगभग लगभग आप न्यूज़पेपर में भी आपके आर्टिकल आते रहते हैं, आपकी न्यूज़ें आती रहती है कि मंजू शाह जी ने ये बनाया, मंजू शाह जी ने वो बनाया। तो इसलिए ढेर सारी आप बधाई की पात्र है और हम बहुत खुशनसीब है कि आप हमारे रानीखेत से बिलोंग करते हैं। कर्मभूमि आपके हमारे रानीखेत गई है। सबसे पहले बातचीत करेंगे आपके इन प्रोडक्ट के बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? शुरुआत है जब मैं मेरी कजन बनाती थी, मोती की लड़की, तो बास्केट बनाती थी। मम्मी जब उनको लेके आई एक बार घर में, तो मुझे काफी अट्रैक्टिव लगा। शुरू से ही मेरा मतलब ध्यान था रहता था कि कुछ वेस्ट से कुछ नई चीजें बनाऊं। और शुरुआत से ही मैं कभी फ्लावर पॉट वगैरह इस तरह की चीजें वेस्ट से बनाती थी। तो जब वो अट्रैक्टिव लगा तो मैं एक दिन का ट्रेनिंग लेने उसके वहाँ घर गई। अच्छा। उसमें मेरा पेपर था समूह गौ का। उस बहाने से मैं उसके घर गई। पेपर मैंने छोड़ दिया था वो उसको सीखने के चक्कर में। वहाँ पे देखा जी, उससे मैंने शुरुआत और अंत कैसे करते हैं वो चीज सीखी। और उससे फिर कंटिन्यू अपने करती रही काम को। और केवल एक दिन की ट्रेनिंग हुई? जी सर, एक दिन में मतलब सीखा मैंने कि शुरुआत और अंत। मेन इसमें ये होता है कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। कोई भी काम हमको शुरुआत और उसका अंत जरूर पता होना चाहिए। तो उसको हम फिर और तरह की चीजों में मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे पहले पहाड़ के लोगों ने सोचा नहीं कि हमारे चीड़ के पेड़ से गिरने वाला पिरूल से भी ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं, लेकिन आपने इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हमारे बीच में लाए कि लोग इतना ज्यादा वो पर्यटनों को लुभाते हैं। उत्तराखंड में जब भी पर्यटन आते हैं तो मैन से उत्तराखंड की यादें लेके जाते हैं अपने ड्राइंग रूम के लिए। तो मैम एक बार हमारे व्यूअर्स को आप बता दीजिए, अब तक आपने पिरूल से कितने प्रोडक्ट बनाए? इसकी कोई गिनती नहीं है क्योंकि जब भी कुछ नया कॉन्सेप्ट आता है उसको मैं करने की कोशिश करती हूँ। अभी राखी के टाइम पर मुझे ये लगा कि राखियाँ बन सकती हैं और उससे मैंने राखियाँ बनाने की कोशिश की। और ऑनलाइन ट्रेनिंग दी मैंने बच्चों को, तो उसमें काफ़ी लोगों ने मतलब उसका सेल भी किया और काफ़ी पैसा भी कमाया। तो मुझे बहुत खुशी हुई। इसके अलावा जैसे बास्केट वगैरह है, आप पूजा बास्केट के रूप में यूज करते हैं। या फिर अगर हम बात करें, उत्तराखंड तो एक देवभूमि है, यहाँ पे मंदिर है। अगर हम इसको पूजा और बास्केट के रूप में अगर पर्यटन के क्षेत्र में लाएं तो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ जैसे बड़े बड़े धामों में ये यूज हो सकता है। क्योंकि बांस जो है, बांस को अशुभ माना जाता है। और अगर हम इसको लेके आए
तो हमारा जो बांस का दोहन वो तो कम होगा ही होगा, उसके साथ जो हमारा मेन जो कॉज है जंगलों में आग लगने का, हाँ। तो वो भी कहीं एक हद तक रुक जाएगा। और पिरूल वैसे भी वेस्टेज ज्यादा बिल्कुल, है, बिल्कुल। इसको हम अपने उपयोग में ले सकते हैं। जहाँ एक और पहाड़ में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, तो वहाँ पर आपने कम संसाधनों से भी रोजगार के अवसर ढूंढे हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि पिरूल से भी ऐसे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो फैमिली का कितना सपोर्ट रहा था आपको? फैमिली का काफी सपोर्ट रहता है सर। जब कोई नई चीज बनाती थी तो उनको दिखाती थी, वो लोग काफी खुश होते थे कि हाँ। हाँ इससे ये भी बन सकता है, अच्छे इससे ये भी बन सकता है। अभी जब हम लोग केवल हमारी सोच इतने तक ही सीमित थी कि हम बास्केट बनाएं हाँ। या क्या कहते हैं फ्लावर पॉट या मैट तक ही। फिर धीरे धीरे जब मैंने और चीज बनाने शुरू किया, ज्वेलरीज मैंने बनाई है और टर्टल कछुआ जो होता है वो बनाया है। इसके अलावा अगर हम गाड़ी अगर चलाते चलाते मुझे ध्यान आया कि गाड़ी के लिए भी हम डेली उपयोग की जितनी चीजें बन सकती है। हाँ, जैसे मैं देख रहा था गाड़ी का चाबी का जो छल्ला होता है जी वो आपने बनाया था, जी सर। और सफेद हेड आपने बनाया था, हॉटकेस आपने बड़े प्यारे बनाए थे, और इसके अलावा डॉल भी आपने बड़ी प्यारी बनाई थी। एक डॉल है मैम की, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे मैं देख रहा था, मैम ने एक डॉल, बड़ी प्यारी सी डॉल यहाँ पर मैम ने बनाई है, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी कई प्रोडक्ट मैम के हैं। फ्लावर पॉट आप देख सकते हैं। मैम, इस फ्लावर पॉट की थोड़ी सी बनाने की विधि के बारे में हम आते हैं। तो इसमें जो पिरूल आपने इस्तेमाल किया है, ये पिरूल मतलब कैसा सूखा पिरूल होता है या फिर गीला पिरूल होता है? जी सर, सूखा पिरूल होता है। हाँ। क्योंकि अगर हम हरे पिरूल की अगर बात करें तो उससे हमारे पर्यावरण को नुकसान होगा। सूखने के बाद जब वो जमीन में गिर जाता है तो हम उसको कलेक्ट करते हैं और उसको भिगा लेते हैं। भिगोने के बाद लगभग कितने दिन भिगा के रखते हैं? एक दिन काफी रहता है। हार्डली एक दिन उसे भिगा के रखा, उसके बाद उसके बाद उसको वो फ्लेक्सिबल होता है। हाँ। उसको हम मतलब तोड़ना चाहे तो आसानी से टूटता नहीं है। टूटेगा नहीं। हाँ, नॉर्मली जब हम देखते हैं कि पिरूल आसानी से टूट जाता है, जी अगर सर। उसे भिगा दिया जाए जी। तो फिर वो आसानी से टूटता नहीं जी है। सर। और फिर उसके बाद जो है एक एक करके कलेक्ट करके जो है आपने ये फ्लावर पॉट बनाया है। लगभग कितना समय लगा होगा इसे बनाने में? इसमें 1 से 2 दिन लग जाते हैं। 1 से 2 दिन लग जाता है। और क्या कीमत होगी इसकी मार्केट में? इसमें 250 और 300 हो बस जाता है। मिनिमम ही है, लेकिन इसमें मेहनत जितनी लग रही है उसके अकॉर्डिंग शायद प्राइस इसका कम है। सर ये है कि हमें जीरो इन्वेस्टमेंट में, मतलब हाँ। इसमें पिरूल हमें फ्री मिलता फ्री है। में मिल रहा है। हाँ। केवल हमें ऊन भी जो है हम वेस्ट ऊन को यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका कॉस्ट है तो वो उसके लगभग रहता है, रह जाता है। जी सर। क्या बात है। इसके अलावा भी कई मैम ने प्रोडक्ट बनाए हैं, जैसे आप टी कोस्टर ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा है। इसके अलावा आप हॉटकेस मैम ने बड़े प्यारे बनाए, और साथ ही मैम लोक कला, जो हमारी उत्तराखंड की लोक कला है अपन उसको भी अभी प्रमोट कर रही है। मैं देख रहा था कुछ प्यारे प्यारे ड्राइंग यहाँ पर बनाए गए हैं। बेसिकली मैम कल ये ड्राइंग के बारे में बता रही थी कि ये ड्राइंग वैसे बनाई शायद आपके किसी रिलेटिव ने। रिलेटिव ने बनाई है हाँ, सर। उनका नाम मेंशन कर देते हैं। ये मुन्नी बिस्ट है द्वाराहाट में। मुन्नी बिस्ट द्वाराहाट में, वो शायद आपकी ननद है। वो बनाती है। नहीं, ननद मेघा सा है, वो मूक बधिर है। अच्छा। वो बोल भी नहीं सकती और सुन बावजूद इतनी और प्रतिभाशाली वो पिरूल का भी करती हैं और उसके अलावा एपण का भी कार्य करती हैं। अभी उसको CCRT द्वारा, जो भारतीय सांस्कृतिक लोक मंत्रालय होता है, वहाँ से उसको JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हर साल, हर महीने मतलब 10,000 रुपया उसको मिलता है। प्रोत्साहन मिलता है। अगर मैम सपोज अगर आपसे कोई इन प्रोडक्ट को खरीदना चाहे तो कैसे खरीद सकता है, कैसे आप तक पहुंचे? सर जैसे वर्तमान समय में सोशल मीडिया है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप हम लोग आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, तो उससे काफ़ी लोग परचेज करते हैं, कॉल करते हैं। उसके अलावा अगर हम वेबसाइट बनाना चाहें या फिर अमेजोन वगैरह के शॉपिंग साइट्स हैं, वहाँ पे अगर हम अपने प्रोडक्ट्स डालते इसके अलावा आप कहीं सेमिनार वगैरह अपने लगाते हैं? बिल्कुल सर। मैं अभी उत्तराखंड, अक्टूबर में उत्तराखंड शिल्प प्रदर्शनी लगी थी, चारधाम अस्पताल वालों ने लगाया था। हाँ। वहाँ पे इनवाइट किया गया था मुझे। हाँ। तो काफी अच्छा उन लोगों ने रिस्पांस दिया। हाँ। इसके अलावा इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कोलकाता में 2019 में हुआ था, वहाँ पे मुझे बेस्ट अपकमिंग आर्टिस्ट का अवार्ड मिल चुका है। क्या बात है, क्या बात है। और अभी लास्ट ईयर गोवा में, अभी कुछ दिन पहले गोवा में भी प्रोग्राम था, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से मुझे वो आप वहाँ पे जा नहीं पोस्टपोन करना पाए। और पड़ा। मैम बता रही थी कि मैम के प्रोडक्ट मार्केट में इतने डिमांड में है कि मैम उतना बना नहीं पा रही है जितना इनकी सेल पर्पज है। जी, प्रोडक्शन कम है और हाँ, डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा है। अच्छा, सपोज अगर हमारा एपिसोड देखने के बाद कुछ युवा अगर आपसे सीखना चाहे तो क्या आप उन्हें ट्रेन करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो ये हमारी लोक कला है, ये क्योंकि प्राचीन समय में भी ये चीजें बनती थी। उस समय वो पिरूल का न बन के जो पराली होती थी, धान
वगैरह की पराली होती थी, उससे ये चीज़ें बनती थी, बनाई प्रोडक्ट जाती थी। बनते थे। वर्तमान समय में जंगली जानवर और बंदर गाय वगैरह की वजह से लोगों ने खेती करना छोड़ दिया, तो हमारे पास न पराली है न कुछ वो है, तो उसी को हमने मॉडिफाई करके पिरूल से किया है। पिरूल जो कि आसानी से हर जगह अवेलेबल है। हाँ, सपोज अगर आपसे कोई जी सीखना चाहे तो कैसे सीखेगा, कहाँ पर आप अवेलेबल रहेंगे? सर, मैं ऑनलाइन क्लासेस भी देती हूँ, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। हम्म। उसके लिए मैं गूगल मीट पे उन हम्म। लोगों को ऑनलाइन क्लासेस देती हूँ। हम्म। इसके अलावा जो पर्सनली आना चाहता है उसके लिए भी करती हूँ। इसके अलावा कभी कभी मुझे स्किल्स डेवलपमेंट वालों के द्वारा भी कॉल किया जाता है कि आप यहाँ पे सिखा दीजिए, तो उसमें मैं डिपार्टमेंटली भी जाती हूँ। अभी लास्ट ईयर मैंने गोपेश्वर में भी मिसेज आरती मैठानी वो हैं रेंजर हैं, उनके द्वारा भी इनवाइट किया गया था। वहाँ पे मैंने महिलाओं को सिखाया था, 20 ग्राम सभा की महिलाओं को सिखाया था। और मुझे तो लगता है मैम, खास करके जी। हमारी पहाड़ की महिलाओं को सीखना चाहिए और जुड़ना चाहिए ऐसे रोजगार के छोटे छोटे जरिए बिल्कुल से। सर, क्योंकि हमारे पास रोजगार का और कोई साधन नहीं है पहाड़ में, बहुत खासकर कम अगर हम संसाधन है। कहें तो वहाँ पे महिलाओं के लिए रोजगार का साधन कुछ भी नहीं है। अगर महिलाएं इस काम को आसानी से करें, मतलब अपने मन लगा के करें, तो धीरे धीरे काम कर सकती हैं। तो साथियों, मुझे तो खुद भी लगता है कि ऐसे प्रोडक्ट बनाना हमारी पहाड़ की महिलाओं को और बेटियों को खास करके सीखना चाहिए, और युवाओं को भी, क्योंकि पहाड़ में रोजगार के संसाधन, जैसे कि मैम ने खुद भी बताया, कि बहुत कम है। लेकिन हमें ऐसे ही छोटे छोटे संसाधनों को आगे लेकर आकर अपने आप को रोजगार से जोड़ना चाहिए। पहाड़ की जो हमारी महिलाएं भी हैं, वो सिर्फ चूल्हे तक ही सीमित ना रहें, आगे आए और अपने ऐसे रोजगार के छोटे छोटे संसाधनों को अपनाकर जो है अपनी आजीविका चलाएं। तो मैम, अपने हमारी जो पहाड़ की महिलाएं हैं, जो युवाएं हैं, उन्हें कुछ अपील करना चाहेंगे आप? क्योंकि ये पिरूल हमें फ्री में मिलता है, तो पहाड़ की महिलाओं से कहना चाहती हूँ, इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है। जी सर, क्योंकि अगर हम कोई छोटी अगर कंपनी भी अगर डालना चाहे तो उसमें हमारा खर्चा बहुत अधिक लगता है, जबकि हमें प्रकृति द्वारा फ्री में दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो अगर आपको केवल थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता होती है। तो मैम, जैसे आज हम देखते हैं कि जो हमारे मैदानी क्षेत्र की, जो शहर की महिलाएं हैं, पहाड़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा एक्टिव है। पहाड़ की महिलाएं आज भी कई स्तरों में पिछड़े हैं, कहीं ना कहीं वो आज भी सिर्फ किचन से सीमित हैं और अपने आप को रोजगार से जोड़ने की सोचती तक नहीं है। तो उन महिलाओं को कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं उन महिलाओं को कहना चाहती हूँ कि संसाधन हमारे पास बहुत अधिक हैं, लेकिन आपके काम करने की इच्छा शक्ति अंदर से आनी चाहिए, तभी हम उस चीज में सफल हो सकते हैं। मैंने जब शुरू में ये काम सीखा था, उस वक्त मैंने काफी लोगों को कहा कि मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रही हूँ, आप कीजिए, लेकिन उनका रुझान उस तरफ नहीं आया, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज हमें फ्री में अवेलेबल होती है उस चीज का मूल्य कुछ नहीं होता है। जब से मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, उसके बाद से मुझे बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं, तो अब लोग उसका मूल्य समझ रहे हैं, महत्व समझ रहे हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि बहुत अधिक महिलाएं, मतलब सभी, लगभग उत्तराखंड के सभी महिलाएं इस कार्य को करें, ताकि ये जो पिरूल का कार्य है ये हमारे उत्तराखंड का शिल्प के रूप में एक प्रमुख पहचान दिला सके। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इसके जरिए हम पहाड़ की महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बना पाएंगे और उन्हें स्वरोजगार से भी जोड़ पाएंगे। आपके सारे प्रोडक्ट देखे और मुझे तो काफी खूबसूरत आपके प्रोडक्ट लगे। मैं तो चाहता हूँ कि भविष्य में भी आप इसे मूल रूप से रोजगार से जोड़े। तो भविष्य को लेकर कुछ प्लान किया है आपने इसको लेकर? जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैं एक आउटसोर्स वर्कर हूँ, हमारी जॉब का कोई भरोसा नहीं रहता है। हाँ। क्योंकि सरकार द्वारा कभी भी हमको आउट कर दिया जाता है, तो इसीलिए, और हमें जो सैलरी मिलती है बहुत कम मिलती है, तो इसीलिए मैंने इसको साइड बिजनेस के रूप में अपनाना शुरू किया। और अब मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इसको मूल बिजनेस के रूप में अपनाऊं, उसमें गांव की महिलाओं को जोड़ो अपने साथ, ताकि हम एक टीम वर्क के रूप में इसको एक पहचान दिला सकें, जो और हमारा काम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान बन सके। मुझे तो लगता है मैम, असल में आप इतने ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं, मुझे तो लगता भी नहीं कि आपको किसी नौकरी की आवश्यकता है। आप नौकरी ढूंढने नहीं, आप नौकरी पैदा करने के लिए बनी है। और मुझे लगता है कि आप अपने संग न जाने कितने पहाड़ की महिलाओं को, पहाड़ के युवाओं को अपने संग रोजगार से जोड़ेंगी। तो मैं और मेरी टीम चाहिए कि भविष्य में आप अपने इस कार्य को एक टीम वर्क के तहत बड़ा करें और हमारे पहाड़ के जो युवाएं हैं, जो महिलाएं ने आत्मनिर्भर बनाए, इन्हें स्वरोजगार से जोड़े। तो मैम की इन प्रतिभाओं को देखते हुए टीम हेलो रानीखेत ने भी डिसाइड किया कि मैम के इससे पहले भी काफ़ी इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, इससे पहले भी मैम आपके जो इंटरव्यूज़ हुए हैं। जी बिल्कुल, दूरदर्शन उत्तराखंड द्वारा मुझे इनवाइट किया गया था पिछले साल फरवरी में। और इसके अलावा आरजे का भी, जिसे मेरी मुलाकात हुई, रेड एफएम में मेरा आया हुआ है। कुमाऊं वाणी
रेडियो स्टेशन द्वारा भी इंटरव्यू हो चुका है मेरा। क्या और बात। श्रीमान रमेश भट्ट जी द्वारा भी मेरे घर पे आए थे, हाँ उनके द्वारा भी इंटरव्यू है। इसके अलावा हिलमेल टीवी हाँ। और काफर ट्री ब्लॉग्स, इसमें भी काफ़ी लोगों ने मतलब सपोर्ट किया मुझे। और तब जाकर आज फाइनली हमारी लोकल मीडिया जी। हेलो रानीकेत भी आपके बीच पहुंच चुकी है बिल्कुल। आपसे बातचीत करने। क्या कहना चाहेंगे हमारे हेलो रानीकेत के बारे में? सबसे पहले तो मैं हेलो रानीखेत टीम का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि चैनल खूब तरक्की करे और खूब आगे बढ़े, और जो लोकल मीडिया लोकल कलाकारों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं आप लोग, वो काबिले तारीफ है। हमारा भी मकसद मैम यही है कि हमें खुद भी पता नहीं था कि रानीखेत में इतने सालों से रहने के बावजूद कि हमारे बीच एक ऐसी प्रतिभा भी है जो इतने प्यारे प्यारे प्रोडक्ट कम संसाधनों से बनाना जानती है। तो हमारा मकसद भी सिर्फ यही था कि ऐसे लोग को हम डिजिटली एक मंच दे सके, ताकि हमारे शहर में हमें पता चल सके कि कौन कौन प्रतिभाशाली हैं और कितना कुछ हमारे शहर के प्रतिभाशाली लोग जानते हैं। तो फाइनली दोस्तों, वक्त हो चुका है मैम से विदा लेने का, वक्त हो चुका है आप लोग से विदा लेने का। मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में फिर किसी लोकल के टैलेंटेड पर्सन के संग या फिर उत्तराखंड के किसी सुपरस्टार के संग। तो तब तक के लिए सभी उत्तराखंड और सभी रानीखेत वासियों को टीम हेलो रानीखेत की ओर से नमस्कार और